Hello, my dear friends, my lovely students. How are you all? I hope, I wish, and I am sure that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health. है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परफेक्ट हेल्थ स्टेट में होंगे और अपना काम ईमानदारी से, मतलब अपनी पढ़ाई ईमानदारी से, मेहनत से कर रहे होंगे। ठीक है सर। माई सेल्फ मिस्टर अमित कुमार, बॉटनी बाबा, वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। ठीक है सर, आज एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, विद मुस्कुराहट, विद स्माइल, है ना सर। तो आज का नया सेशन है, आज का जो नया टॉपिक है हमारा, आप देख सकते हैं डायग्राम बैकग्राउंड में, समझ गए होंगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मतलब आस्क्ड और सॉल्व्ड ऑफ चैप्टर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला चैप्टर, है ना सर, जो कि बच्चों को थोड़ा बहुत परेशान भी करता है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, है ना। एक सुंदर सा डायग्राम है, ठीक है, ये बताते हुए, मतलब जस्ट रिप्रेजेंट करते हुए कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना सर। चलिए सर, तो देखो, है ना, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आई लाइक टू से समथिंग दैट इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, है ना, एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड टू गेट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, है ना सर। शेयर कीजिए सर, है ना, खुशियाँ बांटिए चैनल को शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, वीडियो को कमेंट करने से खुशियाँ बढ़ती हैं ना सर। इट्स गिव मी मोटिवेशन and give me happiness, then obviously I will make more videos and it will help to all the students who are preparing for the NEET. okay, so खुशियाँ बांटिए सर, आप तो खुशियाँ बांटिए, मतलब चैनल सब्सक्राइब करिए, मतलब खुशियाँ बांटिए। ठीक है, देखिए सर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब इसमें देखो सेल डिवीजन मतलब टर्म समझिए सर। पहले देखो, सिंपल है, एक सेल है ना सर, ये कुछ तो करेगी, मतलब कुछ तो ये प्रोसेस करेगी और दो डॉटर सेल बना लेगी, है ना सर। अपने जैसी दो डॉटर सेल ये बना लेगी। तो इस प्रोसेस को सिंपली हम सेल डिवीजन कहते हैं, बहुत ही, है ना, कि एक सेल है ना, उसने डिवाइड किया, दो डॉटर सेल बना ली, इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है सर। अब है ना, जो पहला चैप्टर है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पहला जो चैप्टर है सेल का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल वाला, तो उसमें दिया हुआ है, रोडोल्फ विर्चो ने बोला था सेल अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। तो एक्चुअली ये वही है ना, ये सेल है, ये कहाँ से आई, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। ठीक है सर। तो ये प्रोसेस जिससे एक सेल दो डॉटर सेल में बन जाती है, डिवाइड करके दो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर देती है, उसे आप कह देते हो, उस फिनोमिना को आप कह देते हो सेल डिवीजन। अब सर सेल साइकिल क्या है, ठीक है, सेल साइकिल क्या है, तो जब भी एक सेल डिवाइड करती है, व्हेन इट सेल टेक ए डिसीजन टू डिवाइड, जब सेल ने सोच लिया कि अब मुझे डिवाइड करना है ना सर, तो सेल ने डिसीजन लेने से लेके जब तक दो डॉटर सेल प्रोड्यूस की, है ना सर, उस ड्यूरेशन में, उस डेल्टा टी में जितने भी इवेंट होंगे, उन सारे इवेंट को मिला के हम सेल साइकिल कहेंगे, है ना सर। दोबारा समझिए, है ना, सपोज करो सेल ने, मान के चलो 12 बजे t=0 पे क्या सोचा कि सर अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, सेल ने डिसीजन ले लिया, ठीक, और यहाँ से सपोज करो सेल को 12 बज के और यहाँ से सेल को सपोज करो 100 मिनट लगे, है ना, मान के चलते हैं 100 मिनट लगे, है ना। तो आफ्टर 100 मिनट मीन्स टू से यू कैन अंडरस्टैंड 1:20 PM पे सेल कितनी डॉटर सेल बना लेगी, 2 डॉटर सेल बना लेगी। तो इतने ड्यूरेशन में सेल के अंदर जो जो इवेंट होंगे, उन सारे इवेंट को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे, है ना सर। इसको एक तरह से और समझते हैं। सेल देखो क्या सोचती है कि सेल चाहती है कि जितना भी मटेरियल उसके पास है, सपोज करो सेल के पास 100 माइक्रोस्कोप हैं,
100 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, 100 क्लोरोप्लास्ट हैं, 100 राइबोसोम है, 100 गोल्गी बॉडी है, 100 क्रोमोसोम्स हैं, है ना। तो सेल चाहती है कि उसकी जो 2 डॉटर सेल बने उनके पास भी सेम इतना ही मटेरियल हो। तो जाहिर सी बात है यार, सेल को पहले क्या करना पड़ेगा, अपना सारा मटेरियल डबल करना पड़ेगा। एवरीथिंग सेल हैज़ टू बी डबल बिफोर इट्स डिवीजन, बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द 2 डॉटर सेल। कि सेल पहले हर चीज़ डबल करेगी, फिर उन डबल चीज़ों को वो अपनी 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर देगी ताकि इक्वल अमाउंट आ जाए। तो वो सारे इवेंट जब सेल ने डिसीजन लिया, फिर हर चीज़ डबल की, फिर 2 डॉटर सेल बना दी, उस पूरे प्रोसेस को आप सेल साइकिल कहते हो। ठीक है, तो यानी कि सेल साइकिल के ड्यूरेशन में, सेल साइकिल के एंड के फेज को सेल डिवीजन कहते हैं, है ना। जैसे आप देखो, फिर से समझिए, अब दोबारा से समझिए। सेल साइकिल में हमने मेनली क्या देखा कि सेल पहले क्या करती है, प्रिपेयर करती है खुद को। सेल पहले खुद को प्रिपेयर करती है, सेल हर चीज़ डबल कर रही है ना। सेल क्या कर रही है, डबल कर रही है। तो उस फेज को आप कहते हो इंटरफेज, जो आपने नाम सुना होगा इंटरफेज। और एक होता है एम फेज या माइटोटिक फेज, है ना। मोटा मोटा आप सेल साइकिल को इस 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझा होगा। सेल साइकिल मतलब ऑल द इवेंट्स जो होते हैं जब सेल डिसीजन ले लेती है कि मैंने डिवाइड करना है, तब से स्टार्ट करके जब तक वो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर देती है। तो इस पूरे में क्या होता है कि जितनी देर सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है ना, प्रिपेयर कर रही होती है, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, डिवाइड करने के लिए, यानी कि सीधी भाषा में बोले तो अपना मटेरियल डबल कर रही होती है ना सर। उसको आप कहते हो इंटरफेज, है ना। प्रिपेयरिंग फेज आप इसे बोल सकते हो, या डबलिंग फेज आप इसे बोल सकते हो, है ना। मटेरियल डबलिंग फेज आप इसे बोल सकते हो। और ये होती है एक्चुअल डिवीजन फेज। ये क्या है, एक्चुअल डिवीजन फेज। ये एक्चुअल डिवीजन फेज होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में 2 फेज होगी सेल साइकिल की, इंटरफेज एंड एम फेज, है ना। अब इंटरफेज को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना सर। वो इंटरफेज को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, G1 S G2, है ना। तो इस करके टोटल सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या आ जाता है, G1 S G2 M, G1 S G2 M, ये सीक्वेंस आ जाता है। ठीक है सर। देखिए सर, जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक, ये एक डायग्राम है ना। इसमें आप देखिए, ये एक सुंदर सा डायग्राम है सर, है ना। ये तो आपको मानना पड़ेगा, है ना सर। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए सर, ये एक सुंदर सा डायग्राम है। इसमें देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है नंबर 1, ठीक, जस्ट अ सेकेंड, है ना। प्रायर टू सेल डिवीजन ए मदर सेल, है ना, इसमें मतलब दिया हुआ है। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट करके फ्रॉम हेयर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड दिस नंबर 5, ठीक। ये एक सेल है, 1 डॉटर सेल, सॉरी 1 पेरेंटल सेल, और ये हो गई है यहाँ पे 2 डॉटर सेल। तो यहाँ से लेके दिस स्टेप, दिस स्टेप, दिस स्टेप, दिस स्टेप, है ना, ये सारा सेल साइकिल है। इसमें से सिर्फ लास्ट वाले फेज में ये डिवीजन हुआ है, यहाँ पे डिवीजन हुआ है। दिस इज ओनली डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन ये है। यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या है, ये इंटरफेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये G1 S G2, ये इंटरफेज है, ये प्रिपरेटरी फेज है, ये डबलिंग फेज है। यहाँ पे सेल अपना मटेरियल डबल करती है। ठीक है, और फिर ये जो ये M फेज है, ये इतना, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली होता है एक्चुअल डिवीजन। ठीक है सर, जस्ट अ सेकेंड, एक डायग्राम और देखिए। देखो ये हमारा NCERT का डायग्राम है। ठीक है सर, आ जाओ सर, आप मार्केट में आ जाओ। ये देखो सर, ये देखिए सर, दिस इज अवर NCERT डायग्राम जो कि सेल साइकिल को समझाता है, राइट। ये देखो डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि ये है G1 फेज, दिस इज S फेज, अरे मान जा भाई, दिस इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड दिस वन इज M फेज, राइट सर। ये पूरा सेल साइकिल है। ठीक है, अब इस सेल साइकिल में हम ईच एंड एवरी फेज को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं कि व्हेन ए सेल टेक ए डिसीजन, जब एक सेल डिसाइड कर लेती कि मैंने डिवाइड करना है, तब से लेके तब तक
2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, उस सारे इवेंट्स को मिला के आप कहते हो सेल साइकिल। अब उसमें से क्या होता है कि 90 to 95% या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मोर देन 95% है ना सर, सेल साइकिल का, समझिएगा सर, सेल साइकिल का मोर देन 95% और लेस देन 5%, ऐसे डिवीजन कर लो। सेल किस में मतलब इन्वेस्ट करती है, प्रिपरेशन में, है ना सर, प्रिपरेशन में। किस चीज़ की प्रिपरेशन में, अपना हर चीज़ मटेरियल डबल करने में, ठीक है। और बाद का लेस देन 5% किस में, डिवीजन में, मतलब 2 डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। तो इसको पूरे को हम सेल साइकिल कह देते हैं। सिर्फ इस वाले पार्ट को जिसे एम फेज कह रहे हैं उसे सेल डिवीजन बोल देते हैं, ठीक है, कि ये एक्चुअली डिवीजन यहाँ पे हुआ। अब इसमें क्या होता है, जिसको इंटरफेज कहा आपने, है ना सर, इसको इंटरफेज कह दिया। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हमको लगता है कि यार सेल कुछ कर तो है नहीं रही, है ना, सेल कुछ कर तो है नहीं रही, तो उसको हम गलती से रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, बट एक्चुअली वो रेस्टिंग फेज होती नहीं, उसमें सेल बहुत सारा काम कर रही होती है, ठीक है। चलिए सर, अब हमको इतना समझ गया। अब हमें एक चीज़ समझ गई कि सर ये जो G1S G2 है, इसको हमने आई फेज या इंटरफेज बोला है। तो इसमें ये 3 अलग अलग क्यों फेज बना दिए, इसको समझते हैं, है ना। एम फेज तो चलो ये है कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे जो है सेल एक्चुअल अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है। तो देखो अब इंटरफेज, देखो सर, एक्चुअली सेल के अंदर जब सेल ने डिसीजन लिया कि आई विल डिवाइड, तो तब से लेके इंटरफेज चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कभी भी डबल हो जाएगी, है ना, कि अभी चलो यार सेल का मन किया पहले क्रोमोसोम डबल कर लेते, क्रोमोसोम डबल कर लिया, डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, ऐसा नहीं है, ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है हर चीज़, है ना सर। हाँ, क्या चीज़ है, क्या है, सीक्वेंस में होती है हर चीज़, यानी कि आगे पीछे कुछ भी, कि इस बार सेल का मन, मान लीजिए सेल ने सोचा चलो मैं डिवाइड करती हूँ, तो सेल का मन किया चलो डिवीजन करते, तो चलो अब की बार पहले माइटोकॉन्ड्रिया डबल कर लेते हैं, है ना, फिर अपना राइबोसोम डबल करके, फिर बाद में जो है ये प्रोटीन बना के, फिर बाद में डीएनए डबल कर लेंगे, हैं। या नेक्स्ट टाइम सेल का मन किया चलो इस बार पहले डीएनए डबल कर लेते हैं, राइबोसोम बाद में डबल कर लेंगे, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में चलता है हर चीज़। क्या चलता है, सीक्वेंस में चलता है। तो देखो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो जिसको आप G1 फेज बोल रहे हो, वो एक्चुअली क्या है, ग्रोथ 1 या गैप 1 फेज है। अब सर इसको गैप 1 क्यों कहा है ना, या ग्रोथ 1 क्यों कहा है, ठीक है। फिर उसके बाद S फेज है, वो है सिंथेटिक फेज, क्या है, सिंथेटिक फेज है, ठीक है। और फिर है G2 फेज सर, यानी कि दोबारा से गैप 2 फेज आ गया, गैप 2 फेज। मतलब ये गैप 2 का क्या मतलब है, या इसका एक्चुअली ऐसा नाम क्यों है, ठीक है। तो देखो सिंपली भाषा में बोले कि जब सेल ने डिसीजन लिया कि मैं डिवाइड करूंगी, तो पहले सेल ऑर्गेनल डबल होंगे, है ना सर, माइटोकॉन्ड्रिया डबल होंगी, ये डबल होगा, प्रोटीन्स डबल होंगी, फिर एस फेज में डीएनए डबल होगा, ये सब चलता है, ठीक। तो देखो इसको समझते बढ़िया से। देखो सर, आप इसके लिए क्या करेंगे, एक जो मैं यहाँ पे एक मॉडल लेने वाला हूँ उसको समझिए। देखो हमारी एनसीईआरटी में, हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, हमारे बुक में दिया हुआ है कि मैमेलियन सेल या ह्यूमन सेल कितना टाइम लेती है, नियर अबाउट 24 आवर्स लेती है ना, डिवीजन कंप्लीट करने के लिए। और ईस्ट की सेल लेती है कितना, 90 मिनट लेती है ना सर, डिवीजन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 2 डॉटर सेल बनाने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक सेल ले लेते हैं, जिसका डिवीजन टाइम, डबलिंग टाइम, या आप कह लीजिए कि सेल डिवाइड करने में 100 मिनट लेती है। 100 मिनट हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें कुछ कैलकुलेशन में आसानी रहे, और कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कि 100 मिनट लेती है, ठीक है। तो देखो सर ध्यान से सुनिएगा, सपोज करो यहाँ पे देखो, हाँ इसी में समझाते सर, ये जो है ना डायग्राम अपना, इसी में समझा देते हैं, ये है, ठीक। देखो ये डायग्राम है अपना। तो सपोज करो यहाँ पे सेल ने
ये डायग्राम है अपना, है ना। तो सपोज करो सेल ने यहाँ पे डिसीजन लिया, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे डिसीजन लिया सेल ने एट t इक्वल टू 0 पे, कि मैं स्टार्टिंग में उसने डिसीजन लिया दैट आई विल डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डिवीजन डिसाइड किया कि आई विल डिवाइड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, ये पूरा उसको टाइम लग गया सर 100 मिनट, है ना सर, 100 मिनट लगे। तो एज पर एनसीईआरटी, ध्यान से सुनिएगा, एज पर एनसीईआरटी G1 S G2 पूरा होने में मोर देन 95 यानी कि 95 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। और ये जो M फेज है यानी कि जिसमें एक्चुअल में डिवीजन होता है, उसमें 5 मिनट से भी कम लगेंगे, ठीक है। तो इस पूरी साइकिल में G1 S G2 M साइकिल में 2 मेन इवेंट हैं। कौन कौन से? एक तो S फेज मेन इवेंट है और एक M फेज मेन इवेंट है। वैसे तो सारे मेन हैं बट रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? G1 S G2 M में से S और M है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ये अभी आपको समझ में आएगा। मैं इसको दूसरी जगह नीचे पेस्ट करता हूँ। देखो बात ऐसे है, जैसे अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि आप मुझे बताओ कि हमारी बॉडी में, हम कहते हैं ना अपनी बॉडी के एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल है ना। अलग अलग सेल में सर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। गैमिट्स को छोड़ दें, गैमिट में 23 होते हैं बट बाकी की बॉडी की हर सेल में मोस्टली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप सोचो जैसे स्केलेटल मसल है ना, स्मूथ मसल है, तो इनमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम या ज़्यादा होगा, क्योंकि स्केलेटल सेल ज़्यादा काम करती है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना। स्मूथ मसल उतना एक्टिवली काम नहीं करती हैं तो उसमें कम एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए तो उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना। इस तरह से जो सेल ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है कोई एंजाइम बनाने में तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन बन रही है तो उसमें ज़्यादा राइबोसोम होगा, ज़्यादा आरएनए होगा। जबकि दूसरी सेल जो कम एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन बनाने में तो उसमें कम प्रोटीन अवेलेबल होगा तो उसमें कम राइबोसोम होगा यानी कि कम आरएनए होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स में या किसी एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट तो सेम रहता है, पर बाकी के सेल ऑर्गेनल प्रोटीन आरएनए ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अब सर ये बात बताने का क्या मतलब है, तो समझिए ये बात बताने का ये मतलब है कि अगर एक बार डीएनए डबल हो गया, जैसे हर चीज़ डबल होनी है वही पहले, डीएनए अगर एक बार डबल हो गया तो फिर सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और डीएनए है यार बॉस, अब डीएनए को डबल करने के लिए सेल को होमवर्क तो करना पड़ेगा ना यार। सेल को क्या करना पड़ेगा? होमवर्क करना पड़ेगा। और सेल को जब होमवर्क करना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, है ना सर। तो जैसे मान लीजिए सेल ने यहाँ पे लिया डिसीजन, है ना माय डियर फ्रेंड्स, सेल ने डिसीजन कहाँ पे लिया? यहाँ पे, कि आई विल डिवाइड t इक्वल टू 0 पे सेल ने क्या किया? डिसीजन लिया डेट आई विल डिवाइड। तो सेल प्रिपेयर कर रही है, पहले थोड़ा सा टाइम ले रही है, वो होमवर्क कर रही है कि मैं डीएनए को रेप्लिकेट कर सकूं। तो जब उसने डिसीजन लिया और तब से लेके जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तब दोनों के बीच में जो गैप आता है उसी को गैप 1 या G1 कहते हैं। दिस इज द पॉइंट। सेल ने मान लीजिए 12 बजे क्या सोचा? डिवाइड करना है, तो पता चला 40 मिनट नियर अबाउट 40% टाइम G1 फेज में चला जाता है ना। वो अपन को याद नहीं करना है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी 40% 40 to 45 G1 में चला जाता है, इवन 50 भी जा सकता है। तो पता चला इसमें थोड़ा टाइम चला गया। आपने सेल से पूछा, रहे आप तो बोले थे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? वेयर आर योर डॉटर सेल्स? तो सेल बोली आई एम प्रिपेयरिंग। बोले फॉर व्हाट? कि डीएनए बॉस को डबल करना है तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो मेन इवेंट है ये एस। समझना बात को आप। अगर सेल का मन किया, सेल ने डिवीजन का सोचा, सेल यहाँ पे आ गई, G1 फेज में आ गई, सेल ने सोचा नहीं यार मूड बदल गया, नहीं डिवाइड करते, तो सेल एग्जिट कर सकती है, G1 को एग्जिट कर सकती है। G1 को एग्जिट करेगी तो G0 में जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका मन हुआ चलो गुड मॉर्निंग हुई, चलो वॉक करने चलते हैं, घर से निकल गए, कॉलोनी के बाहर तक पहुंचे, मूड बदल गया, वापस आ गए, एग्जिट कर दिया। तो सेल एक बार G1 में चली जाए तो इट मे बी कि उसका मूड बदल जाए, मतलब मूड बदलने मतलब सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर कुछ ऐसा कंडीशन है कि नहीं डिवाइड करना है।
तो सेल G0 में जा सकती है, मतलब एग्जिट कर सकती है। बट एक बार अगर वो S फेज में आ गई, यानी कि वहाँ पे DNA डबल हो जाएगा, DNA डबल हो गया तो फिर वो एग्जिट नहीं कर सकती, उसे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, सेल डिवाइड करनी ही पड़ेगी। वाई? क्योंकि DNA कंटेंट सेम रहता है, अगर आपने डबल कर लिया तो रूल टूट जाएगा एक तरह से, या कह लीजिए कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पॉलीप्लॉइडी आएगी, है ना। हो सकता है कि ट्यूमर्स बन जाए, या हो सकता है कैंसरस सेल बन जाए, या कोई भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है। तो इसलिए एस फेज में DNA रेप्लिकेशन मेन इवेंट है, ठीक है। तो जब डिसीजन लिया कि हमने डिवाइड करना है, तब से लेके एस फेज DNA डबल होने तक के बीच में गैप आया, उसे क्या बोलोगे? गैप 1 बोलोगे। क्या बोलोगे सर? गैप 1 या G1 बोलोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बार डिवीजन रेप्लिकेशन खत्म हो गया, DNA रेप्लिकेशन खत्म हो गया, अब आपने फिर से पूछा सेल से, अरे आपका DNA भी डबल हो गया, अब तो डिवाइड कर दो। सेल बोली नहीं, थोड़ा सा टाइम और चाहिए मुझे, थोड़ी सी प्रिपरेशन और करनी है, तब डिवाइड करूंगी एक्चुअल में डिवीजन जो होगा। अरे यार फिर से तुम्हें गैप चाहिए, फिर से तुम्हें रेस्ट चाहिए। नहीं, रेस्ट नहीं चाहिए, तुम्हें लग रहा है कि हम रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर एक्चुअली हम जो है काम कर रहे हैं, सेल अंदर अंदर काम कर रही है। तो जो दूसरा गैप आ जाता है उसको क्या कहते हैं? हम G2 कहते हैं। तो मेन इवेंट कौन कौन से हुए? S फेज और M फेज। क्यों सर? क्योंकि S फेज में DNA डबल हो रहा है और M फेज में एक्चुअल में 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर से आप देखो, एक्चुअल डिवीजन और ये सिंथेटिक फेज, DNA सिंथेटिक फेज, तो इनके बीच में जो गैप आता है उसको गैप कहते हैं, गैप 1 गैप 2, G1 G2, ठीक है सर। तो यहाँ से शुरू करो। अब जैसे ये 2 डॉटर सेल है ना सर, इन्होंने फिर से साइकिल शुरू करनी है ना। मान लीजिए एक पेरेंटल सेल, 2 डॉटर सेल, अब ये दोनों डॉटर सेल फिर से डिवाइड करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, इनको सेल साइकिल में एंटर करना पड़ेगा, यानी कि G1 में एंटर करना पड़ेगा। तो ये डॉटर सेल G1 में एंटर हो गई, G1S G2M, G1S G2M, तो ये चलता रहता है। इसको आई फेज कहते हैं, इंटरफेज। इसमें लगता है कि सेल कुछ कर नहीं रही है, तो गलती से उसको रेस्टिंग फेज कह देते, बट वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है। तो अब आप देखो G1 को आप क्या क्या कह सकते हो? M फेज के बाद में आती है, तो इसलिए उसे आप क्या कह सकते हो? पोस्ट माइटोटिक कह सकते हो। G1 को आप क्या कहोगे? पोस्ट माइटोटिक फेज कह सकते हो। या फिर आप कहोगे G1 को, क्योंकि S फेज से पहले आ रही है, प्री सिंथेटिक फेज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्री सिंथेटिक फेज आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये S फेज से पहले आ रही है, ठीक है। और S फेज को क्या कहोगे? थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं सर। S फेज तो जाहिर सी बात है सिंथेटिक फेज है ना सर। S फेज क्या है? सिंथेटिक फेज है, DNA रेप्लिकेशन होता है वहां पे, है ना सर। DNA रेप्लिकेशन, है ना। अभी फिलहाल मैं इसको इतना ही लिखता हूं, DNA रेप्लिकेशन सिंथेटिक फेज हो गई। तो इस हिसाब से G2 को क्या कहोगे? पोस्ट सिंथेटिक या प्री माइटोटिक फेज। क्या बोलोगे? प्री माइटोटिक फेज आप इसे बोलोगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में G1 फेज में और G2 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या क्या होता है, ठीक है सर। तो देखिए सपोज करो एक सेल है, ठीक, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है सर। तो देखो DNA रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है? बोला सर S फेज में हो रहा है, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन S फेज में हो रहा है ना सर। DNA रेप्लिकेशन के लिए जो जो मटेरियल चाहिए, ध्यान से सुनिएगा सर, DNA रेप्लिकेशन के लिए जो जो मटेरियल चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है, वो सब कहाँ पे बन जाना चाहिए? वो सब G1 फेज में बन जाना चाहिए। यस सर। G1 फेज एक्चुअली क्या है? ये होमवर्क है। ये क्या है? G1 फेज इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ होमवर्क। सर किस चीज़ का होमवर्क? ये होमवर्क है, ये प्रिपरेशन है किसकी? S फेज की। S फेज में होना DNA डबल। तो सर DNA डबल होने के लिए क्या चाहिए? DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, है ना सर। हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। सपोज करो एडेनिन है, तो एडेनिन के सामने DNA रेप्लिकेट होगा तो क्या चाहिए? थाइमिन चाहिए। तो थाइमिन होना चाहिए, बनना चाहिए बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। तो ये मेन काम कहाँ पे होते हैं? G1 फेज में होते हैं। और G1 फेज कहाँ पे एक्चुअली ऑपरेट हो रही होती है? यहाँ साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। तो देखो G1 फेज में क्या क्या इवेंट आते हैं, है ना। सिंपली कह देते हैं मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डबल होते हैं,
मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डबल होते हैं या रेप्लिकेट होते हैं। G1 फेज में DNA सॉरी है ना, RNA सिंथेसिस होता है, RNA सिंथेसिस होता है ना सर। और ये मेन है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होता है। क्योंकि सर न्यूक्लियोटाइड सोच के आपको लगेगा अरे न्यूक्लियोटाइड तो DNA से रिलेटेड है, तो DNA रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है तो वहाँ पे बनेगा। नहीं सर, DNA रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो वो पहले बन जाने चाहिए सर, होमवर्क पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले हो जानी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ अगर पूछे स्पेसिफिकली DNA पॉल एंजाइम कहाँ पे बनना चाहिए तो वो भी कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। बहुत सारी ATP बनेगी क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है ना। बाकी मोस्ट ER सब इधर ही डबल होते हैं, वो कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। तो अब सर जब इतना सब कुछ बड़ा होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा सर, सेल का साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब आ जाते एस फेज में। देखो सर एस फेज में क्या है, एक तो DNA रेप्लिकेशन हो गया, DNA रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। अब इसका देखो, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाएंगे, है ना, ये मैं भी आपको क्लियर करूंगा। इसके अलावा सर एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, मतलब ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एस फेज में डबल होता है। कहाँ पे डबल होता है, एस फेज में। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन। एंड वन मोर थिंग, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ये स्पेशल प्रोटीन है जो एस फेज में बनती है। ध्यान से देखिए सर, देखो G1 फेज में क्या होगा, RNA सिंथेसिस होगा, है ना, RNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन है वो कहाँ बनेगी, वो G1 फेज में बनेगी। बट और बहुत से सेल ऑर्गेनल, मोस्टली सेल 90% सेल ऑर्गेनल कहाँ डबल होंगे, G1 फेज में, है ना सर। बट स्पेशल प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, है ना, ये DNA से अटैच होती है, ये एस फेज में डबल होगी, एस फेज में सिंथेसाइज होगी। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी एस फेज में होगा। तो देखो सर ध्यान से समझिए। बाकी G2 फेज में क्या होगा अभी बताते हैं। तो देखो ये है सेल, है ना सर। तो देखो एस फेज कहाँ चल रही है, एस फेज मान लीजिए चल रही है ना। तो देखो G1 फेज, पहले G1 का देख लेते हैं, सॉरी। तो G1 फेज में जो कुछ होगा वो कहाँ चलेगा, यहाँ पे चलेगा। G1 फेज का साइट क्या है, मान लीजिए G1 फेज में सर जो होता है वो सेल के अंदर कहाँ होता है, तो आंसर क्या आएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एस फेज में आ जाओ, तो एस फेज में DNA रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इसमें DNA रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। और एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी कहाँ होगा, एस फेज के अंदर, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर। मीन्स टू से G1 फेज साइटोप्लाज्म में हो रही है, एस फेज के इवेंट न्यूक्लियस में और बाहर साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। और G2 फेज में जो कुछ होगा वो भी कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो यानी कि पूरी इंटरफेज में साइटोप्लाज्म तो ग्रो कर ही रहा है ना। तो पूरी सेल साइकिल में इंटरफेज में साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होना एक कंटिन्यूस इवेंट है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जबकि न्यूक्लियस का साइज सिर्फ कहाँ पे बढ़ेगा, एस फेज में बढ़ेगा, क्योंकि DNA डुप्लीकेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। चलो सर अब बात आती है G2 में। तो देखो जैसे मैंने बोला दो मेन इवेंट हैं, कौन कौन से, एक एस फेज और एक एम फेज। तो एस फेज से पहले वाला G1 एस फेज के लिए होमवर्क है। इस तरह से G2 से सॉरी एम फेज से पहले होने वाला G2 जो है वो एम फेज का होमवर्क है। जैसे बहुत बढ़िया से याद करेंगे, जैसे हमको स्पिंडल फाइबर, है ना, थोड़ी देर में हम जानेंगे स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, है ना सर। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ बनेगी, कहाँ पे बनेगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पे बनेगी सर, यहाँ पे। ये स्पेशली याद रखें, अगर स्पेशली पूछे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, तो आंसर आएगा एस फेज। क्या आंसर आएगा, सॉरी आंसर आएगा G2 फेज। क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या काम है, स्पिंडल फाइबर बनाना, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाना। और वो कहाँ काम आते हैं, वो काम आते हैं एम फेज में। तो इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेज में बन जानी चाहिए, वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो ये है G1S G2
M। ठीक, अब देखो सर, अब इसमें से ये वाली बात समझ आते हैं हम आपको, डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का क्या मतलब है। ठीक है, देखो सर, सपोज करो एक सेल है, दिस इज ए सेल, और इसका ये न्यूक्लियस है ना सर। इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, ये पेयर में है ना। मैं रेड कलर का जो बना रहा हूँ उसको मैं पेयर मान लेता हूँ, ठीक। और जो एक और बना लेता हूँ कोई तो कलर का, येलो कलर ले लेते हैं, तो इसको मैं पेयर मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सर, पेयर में अगर रहते हैं तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड, ठीक। तो इसलिए सेल क्या है, डिप्लॉइड है। तो ये 2n = 4 लिखेंगे हम इसको, है ना। अगर मान लीजिए ये पेयर में ना होते, ऐसे होते, ठीक है। सब देखना आप, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये मान लीजिए मैंने 4 अलग कलर ले लिए, ये तो ये पेयर में नहीं है, तो इसको आप हैप्लॉइड कहोगे, ठीक है। जैसे शूज होता है ना, ये सॉक्स होते हैं, पेयर में ही आते हैं। तो पेयर में अगर क्रोमोसोम है, एकदम आइडेंटिकल कॉपी है, तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। और अगर पेयर में नहीं है तो हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक। तो सर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नाउ लिसन टू मी। अब देखो, जैसे ये 4 क्रोमोसोम हैं, ये क्रोमोसोम बने हुए किस चीज़ के हैं, तो आंसर आएगा डीएनए के, प्रोटीन के, आरएनए के, है ना। मेनली डीएनए और प्रोटीन के होते हैं। जैसे पेन है, ये पेन किस चीज़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 पेन है, तो देखो सर, मैं काउंटिंग नंबर की फॉर्म में बताऊंगा। बट अगर मैं बोलूँगा कि इसमें प्लास्टिक कितनी लगी, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि 4 प्लास्टिक लगी हैं। प्लास्टिक को मैं कंटेंट के टर्म में बताऊँगा कि 4 ग्राम या 40 ग्राम प्लास्टिक लगी है। मतलब ये पेन, ये क्रोमोसोम जिस मटेरियल का बना है उसका अमाउंट कंटेंट में बताया जाएगा, ना कि नंबर में, ठीक है सर। तो ऐसे ही ये 4 क्रोमोसोम है। 4 क्रोमोसोम किस चीज़ के बने हैं, डीएनए के बने हैं। तो सर कितने डीएनए के बने हैं, तो ये थोड़ी ना बोलेंगे 4 डीएनए के बनेंगे, तो हम बोलेंगे सर 4 किलोग्राम डीएनए के बने, या पिकोग्राम डीएनए के बने, या माइक्रोग्राम के बने, मतलब वेट के या मास के टर्म में बताएंगे, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल में ये तो हो गया क्रोमोसोम नंबर, ध्यान से समझिएगा सर, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर। अब ये क्रोमोसोम कितने डीएनए के बने हैं, उसे डीएनए नंबर नहीं बोलोगे, डीएनए कंटेंट बोलोगे। अब डीएनए कंटेंट है और ये डिप्लॉइड है, तो उसे हम 2C बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2C। यानी कि डिप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उन्हें 2n कहते हैं, और डिप्लॉइड सेल में जो डीएनए कंटेंट होता है उसे 2C कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ईच क्रोमोसोम, हम मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम या ईच क्रोमोसोम जो है वो 1 पिकोग्राम का है। एक क्रोमोसोम 1 पिकोग्राम डीएनए का है। तो सर इस हिसाब से इस सेल के अंदर 2C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पिकोग्राम हो जाएगी। मतलब हमने इस क्वेश्चन में मान लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 2n मतलब डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, और 2C मतलब डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो देखो, G1 फेज में स्टार्टिंग में क्रोमोसोम नंबर 2n और डीएनए कंटेंट 2C होता है। तो S फेज के बाद क्या होगा, आफ्टर S फेज, यानी कि इन G2 फेज में। तो G2 फेज में एक्चुअली, ध्यान से सुनिएगा, G2 फेज में बेटा जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो इतने ही रहेंगे, है ना। बट क्या होगा कि जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, है ना। देखिए सर आप, एस फेज के बाद ये G2 फेज, देखो ध्यान से देखिएगा सर, है ना। सर डीएनए कंटेंट कैसे डबल हो जाएगा, आप ऐसे मानो जैसे आप पे पतंग उड़ाने की चरखी होती है, ठीक है। उस पे 500 मीटर थ्रेड है, आपने 500 मीटर थ्रेड और लाए और उसी चरखी पे लपेट दिया, तो देखो चरखी बड़ी हो गई, है ना, सॉरी मोटी हो गई, पर चरखी तो एक ही है ना सर। हाँ देखो, जैसे ये है, फिलहाल एक क्रोमेटिड है, अब डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद इस पे 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे, मतलब एक क्रोमोसोम तो देखो एक ही है ना सर। ये थोड़ा सा जस्ट सेकेंड, क्रोमोसोम तो एक ही है, बट उस पर कंटेंट यानी कि डीएनए यानी कि क्रोमेटिड यानी कि लाइनें 2 हो गई हैं, सिंपल भाषा में बोले तो, है ना। अभी देखो येलो कलर को देखो, कितनी लाइन दिख रही हैं, एक लाइन मतलब क्रोमेटिड, कितनी क्रोमेटिड दिख रही है, एक। अभी देखो कितनी हो गई, 2 हो गई सर, है ना।
सर वो साफ नहीं दिख रही, हाँ फिलहाल साफ दिखती भी नहीं है, G2 फेज में साफ थोड़ी ना दिखती हैं, ठीक है। ये देखो इसमें थोड़ा सा अलग बना देता हूँ, ये देखो ये देखो ये डबल हो गया है ना। तो यहाँ पे आप पाओगे कि S फेज के बाद G2 फेज में, S फेज के बाद G2 फेज में सर आप काउंट करो क्रोमोजोम नंबर, सर आप पाओगे कि क्रोमोजोम तो सर अभी भी 4 हैं। सर क्रोमोजोम नंबर कैसे काउंट करें, देखो ये है सेंट्रोमियर, ध्यान से सुनेगा, सेंट्रो मतलब सेंटर और मियर मतलब क्रोमोजोम, ये सेंट्रोमियर है। हाउ मेनी सेंट्रोमियर आर देयर, 4, तो क्रोमोजोम कितने हो गए, 4 क्रोमोजोम हो गए, ठीक है। तो देखो सर क्रोमोजोम तो अभी भी 4 है, ठीक है। तो G2 स्टेज में अभी भी 4 है, तो क्या आ गया 2n, क्रोमोजोम नंबर 2n। बट डीएनए कंटेंट बढ़ चुका है ना, डीएनए कंटेंट देखो बढ़ चुका है, डबल हो चुका है, यानी कि 2C से कितना हो गया है, 4C हो गया है। तो G2 कंटेंट कितना होगा, 4C, यानी कि फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए 8 पिकोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 पिकोग्राम हो जाएगा, है ना। दिस इज द पॉइंट। तो G2 स्टेज में 2n4C आता है, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है ना। G1 स्टेज में क्या है, कॉम्बिनेशन 2n2C, और S फेज के बाद G2 स्टेज में 2n4C, है ना। न्यूमेरिकल पूछा था, NCERT में भी दिया हुआ है साइड में, है ना, हाँ बॉक्स में। अब इसके बाद होगी M फेज, ठीक है। और जब M फेज होगी तो 2 डॉटर सेल बनेगी, 2 डॉटर सेल बनेंगी एग्जैक्टली इसके जैसी, ठीक है। तो आफ्टर M फेज हो जाएगा आपका क्या, वापस से 2n2C, वापस से 2n2C हो जाएगा। देयर विल बी 2 डॉटर सेल्स, एग्जैक्टली सेम कॉपी, है ना सर, लाइक दिस। दिस वन, ये है ना। तो देखो इसमें आप देख सकते हो 2n2C वापस से रिस्टोर हो जाता है, 2n2C, 2n नंबर क्रोमोसोम और 2C डीएनए कंटेंट, ठीक है सर। देखो आप काउंट कर लो सर, अभी भी 4 है, 4 ही स्टार्टिंग में थे, G1 में भी 4 थे, S फेज के बाद G2 में भी 4 थे, M फेज यानी कि माइटोसिस के बाद भी 4 होते हैं, यानी कि डीएनए कंटेंट कितना है 2n, ठीक है। और सॉरी क्रोमोसोम नंबर कितना है 2n, और अगर डीएनए कंटेंट देखो हमने कितना माना था 2C, है ना, मतलब 2C होता भाई, कहना चाहिए कि वो डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए 2C, अब वो डबल हो गया, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया S फेज में, पर क्रोमोसोम उतने ही रहे, है ना सर, कि क्रोमोसोम पे 1 क्रोमेटिड था, अब 2 हो गए। आपकी चरखी पे 500 मीटर थ्रेड था, अभी और लपेटा 1000 मीटर हो गया, डबल हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, बट चरखी एक ही है सर आपके पास। तो क्रोमोसोम 4 हैं, चरखी 4 ही हैं, डीएनए कंटेंट डबल हुआ है। यहाँ पे आए तो ये डबल हो गया, ये अलग अलग डिवाइड हो गया। ये कौन सी प्रोसेस में हुआ, M फेज में, यानी कि माइटोसिस में, और वही हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो मजे की बात देखिए सर आप, 95% से ज़्यादा टाइम किस में लगता है, इंटरफेज में, लेस देन 5% किस में लगता है, M फेज में, और पढ़ने में मोर देन 95% टाइम किस में लगता है, या मतलब मोस्ट टाइम किस में लगता है, M फेज में, और बहुत कम टाइम किस में लगता है, इंटरफेज में, ठीक है। सो ये हमारा इंटरफेज है ना। तो ब्रीफ में अगर मैं बोलूँ तो G1S G2N, G1 S और M फेज हैं मेन इवेंट, S फेज सिंथेटिक फेज डीएनए रेप्लिकेशन फेज है मेन इवेंट, और M फेज है मेन इवेंट। तो सेल ने जब डिसीजन लिया तब से लेकर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बीच का गैप G1 गैप, वहाँ पे वो सारे काम होंगे जो S फेज के लिए ज़रूरी है ना, जैसे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, डीएनए पॉल फॉर्मेशन, और बाकी के सेल ऑर्गेनल, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब, स्पेशल प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ये सब कहाँ होगा, S फेज में। G2 फेज में वो सारे इवेंट होंगे जो छोटे थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनल बनते हैं, वो डबल होंगे, और जो SM फेज में मेनली प्रोटीन लगेगी, क्या नाम है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो वो बनेगी G2 फेज, है ना सर। ये है, और M फेज में डबल हो जाएगा ये सब। तो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल साइकिल G1S G2N, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं अगले पार्ट में, है ना, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी व्हाटएवर द सिचुएशन, है ना सर। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।